नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखेंगे आप। तो आज की चर्चा क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों, आज आप मेरे साथ हैं यहाँ पर शांति बिल को लेके। हाल ही में यहाँ पर भारत की संसद से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की जो है यहाँ पर साइन के बाद शांति बिल पास करा दिया गया है, यानी कि अब एक कानून बन चुका है। ये क्या है शांति बिल, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप आने वाले समय में यहाँ पर भारत की क्रिटिकल सुरक्षा को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। और ये प्राइवेट नहीं, असल में आप कुछ लोगों के हाथों में दे रहे हैं। ये यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की जगह आप ओलिगार्ड को, जैसे आपने देश में आजकल डुओपोली की चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इंटरनेट की क्रांति या इंटरनेट के क्षेत्र में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर आपको सुनने में आता होगा कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं मोबिलिटी को लेकर के, या ई कॉमर्स में दो ब्रांड काम कर रहे हैं या तीन ब्रांड काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर में या न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाकर के देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस बिल में, यहाँ पर जिसका जिक्र होना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही ये कानून बना है, विपक्ष जो है सरकार के पुराने व्यक्तित्व को लेकर हमलावर है कि जब हम सत्ता में थे और आप विपक्ष में थे तो आपने इस बिल को आने नहीं दिया था, सुरक्षा हवाला दे करके, भारत की नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित सुरक्षा हवाला दे करके। पर अब आप इसे लेकर के आ गए हो कानून, यहाँ पर आपने ये कानून बना दिया है। आइए चर्चा करते हैं साथियों, असल मायने में शांति यहाँ पर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। तो यहाँ पर देखिए, डेट इज शांति बिल। यहाँ पर मिनिस्ट्री और शांति टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये साइंस द्वारा लाया गया था, अर्थ साइंस द्वारा लाया गया था। लोकसभा में ये 15 दिसंबर को लाया गया, 17 दिसंबर को ये लोकसभा से पास हुआ। ये राज्यसभा से ये 18 दिसंबर को पास किया। और उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति ने इस पर जो है 22 दिसंबर के दिन हस्ताक्षर कर दिए। लोकसभा के अंदर जब ये बिल आया था तो ये अपोजिशन ने इसका विरोध किया था, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे बड़े यहाँ पर उद्योगपतियों को, बड़े यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या बोलते हैं सहूलियत देने की, या फिर कहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी भी अब ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑप्शन प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो आइए यहाँ पर आज के सेशन में हम इस विषय पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि जिस शांति बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, वो शांति बिल यहाँ पर किस तरीके से क्या देश में अशांति का डर पैदा कर रहा है। शांति बिल चूंकि पास हो चुका है तो एक्ट में तब्दील हो चुका है ये, लेकिन इस एक्ट को अमेरिका आप तारीफ कर रहा है। अमेरिका की तारीफ में है कि भारत के साथ भविष्य में हमें यहाँ पर पार्टनरशिप और पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन में हेल्प होगी। यहाँ पर ये कौन सा ऐसा बिल है जिसको लेकर के अमेरिका वाले लोग खुश हो रहे हैं, और वो असल में क्यों खुश हो रहे हैं वो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बिल को यहाँ शुरू करते हुए अमेरिका की खुशी तक चलेंगे। पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जैसा आप जानते हैं संसद हमारी 3 बार बैठती है। 3 बार कब बैठती है साथियों? विंटर में, बजट सेशन के अंदर, मानसून सेशन के अंदर और विंटर सेशन के अंदर। शीतकालीन सत्र यहाँ पर 2025 का आखिरी सत्र था जो पूरा हो गया है। यहाँ पर साथियों आप देख ही रहे होंगे बैठे हुए इस सत्र को। देखिए ये 2025 का जो है आखिरी सत्र था जो पूरा हो गया था। तो यहाँ पर ये जो है सत्र में बिल लाए जाते हैं, तो बिल में यहाँ पर बैठे हुए मान्य है उस पर पहले अपना वोट करते हैं या वोट से उसे अपना पास कराते हैं। जिनको विरोध करना होता है वो विरोध करते हैं, तर्क देते हैं। सरकार जो है उनके पक्ष में जो बिल लेके आती है उसके पक्ष में तर्क देती है सरकार या पॉइंट रखती है। तो कुल मिलाकर के बिल को पास किया जाता है, और पास होने पर जो जो डिपार्टमेंट बिल्स लाते हैं वो इस तरीके से पार्लियामेंट की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उनमें से यहाँ पर सस्टेनेबल हार्वेस्ट एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया बिल, यहाँ पर 2025 ये जो है आप देखिए लाया गया था। ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया था ये।
अब इस बिल के अंदर क्या प्रोविजन था, अब मैं आप उसको बताता हूँ। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सिंबॉलिक चिन्ह है ये। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि एनर्जी पैदा होने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। कई तरह के विकल्प में जैसे आज आप देखते हैं कोयले से ऊर्जा उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, आप यहाँ पर पानी से बिजली उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, ऐसे ही सोलर से बिजली उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली उत्पन्न होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से। न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी को भाप में बदलने के लिए जिस ऊर्जा को या फिर जिसकी हीट को यूज़ किया जाता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। आसान रूप से अगर कहें कि जब हम कोयले से अगर बिजली बना रहे होते हैं तो कोयले की ऊष्मा से या हीट से हम पानी को पहले भाप में बदलते हैं और उस भाप के प्रेशर से हम टरबाइन को घुमाते हैं। यहाँ पर जब टरबाइन के इस तरीके से घूमने से मैकेनिकल एनर्जी जो है बदलती है, तो जनरेटर से यहाँ पर साथियों उसे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ग्रिप के माध्यम से जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होते हैं। इसी प्रकार से टरबाइन घुमाना उद्देश्य है न्यूक्लियर रिएक्टर का भी। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे कहा जाए कि 1 किलो क्या बोलते हैं उसको, यूरेनियम है, क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन जिसके अंदर हो सकता है, तो वो यूरेनियम कई टन, यहाँ पर 1000 टन या कोयले से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उस ऊर्जा में, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए जो आपने न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया है वो फ्यूल ज़्यादा जो है एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, कि ज़्यादा रिफाइन माना जाता है, प्रदूषण रहित माना जाता है ये। इससे मतलब कि इससे जो प्रदूषण है वो न्यूक्लियर रेडिएशन का ही है या फिर फिजाइल मटेरियल के कचरे का है। उसके अतिरिक्त क्या बोलते हैं नुकसान होता है या नुकसान है पर्यावरण को है, जैसा कोयले से धुएं का नुकसान होता है, यहाँ पर धुएं से नुकसान होता है पर्यावरण को, तो वो इसमें जो है नहीं होता है। तो इसे जो है एक क्लीन एनर्जी के रूप में रखा जाता है। दुनिया क्योंकि कार्बन प्रदूषण से जो है दूषित है, तो ऐसे में यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है या ख़त्म करने के टारगेट लिए गए हैं। यहाँ पर कार्बन जीरो एनर्जी के नाम पर भारत ने भी टारगेट लिया हुआ है यहाँ पर। तो उसमें हम भी आने वाले समय में कार्बन जो है उत्सर्जन को कम करेंगे। इसी के लिए हम कोयले के स्थान पर अन्य जो ऊर्जा के साधन हो सकते हैं उन पर काम कर रहे हैं। उन्हीं पर सोलर एनर्जी भी एक है, उन्हीं पर न्यूक्लियर एनर्जी भी एक है। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर फिलहाल भारत जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 8.78 गीगावाट है। इसे हम 2047 तक 100 गीगावाट उत्पन्न करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 100 गीगावाट टारगेट बिजली उत्पन्न करने का है। 2031 तक हम ये 22.38 गीगावाट का 2031 तक हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। तो ये बिजली उत्पादन में, न्यूक्लियर उत्पादन में जो बिजली है यहाँ पर, जो कि अभी फिलहाल 2% इंडिया के जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का है, तो इसे बढ़ाते हुए इसे हम 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। जब हम 100 गीगावाट बिजली उत्पादित करेंगे तो उस समय हम ये मान कर चलते हैं कि देश में यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी है वो भरपूर मात्रा में होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ पर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। रिएक्टर देश में आज भी हैं, लेकिन 2047 तक अगर बिजली को उत्पादन करने में आज से यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा बिजली उत्पादन करनी है या 12 गुना बिजली उत्पादन करनी है, तो उसी क्रम में हमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा रिएक्टर होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए खर्च बढ़ेंगे तो खर्च के साथ साथ उनके प्रबंधन संबंधित जो है दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में चूंकि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो रिएक्टर बनाना और उन्हें ऑपरेट करना, उन्हें ऑन करने और उनमें फिजाइल मटेरियल यानी कि नाभिकीय विखंडन के लिए जो आवश्यक तत्व है उसे प्रोड्यूस कराने संबंधी कुछ चुनौतियाँ हैं। साथियों यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ किया जाने वाला नाभिकीय पदार्थ है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं ईंधन है, यदि यूरेनियम यूज़ किया जा रहा है तो वही यूरेनियम अपने एक एनरिचमेंट के स्तर तक पहुँच करके न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज़ होते हैं। तो ऐसे में रिएक्टर के अंदर यूज़ किया गया यूरेनियम फ्यूल, वो जो है बॉम्ब में भी यूज़ हो सकता है सामान्यतः जिस तरीके से यहाँ पर
सामान्यतः रिएक्टर के साथ ये डर बना हुआ रहता है। इसी कारण यहाँ पर रिएक्टर्स को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्टर के नाम पर मंगाया गया फ्यूल किसी और उपयोग में ले लिया गया हो। हालांकि इसका और विकल्पों पर भी चर्चा चल रही है, जैसे भारत के केरला के तट पर मोनाजाइड सोइल करके जो चीज़ पाई जाती है यहाँ पर, वो उसमें यहाँ पर थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने पर रिसर्च की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर भारत का लक्ष्य जो कि 100 गीगावाट है और सरकार इस काम में प्राइवेट प्लेन्स को लाना चाहती है, तो इसीलिए इस बिल को लाया गया है। तो देखिए, ऐसे में इस काम में यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है। इस बिल के माध्यम से जो 2 एक्ट भारत में पहले से चल रहे थे, उनमें से एक था एटॉमिक एक्ट 1962 और दूसरा था यहाँ पर क्या यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन लोगों को फिलहाल के लिए एक सिविल लाइबिलिटी का एक्ट था, डेट इज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, डेट इज सिविल लाइबिलिटी ए न्यूक्लियर एक्ट 2010। ये तो इनको रिपील कर दिया गया है। मतलब कि अब शांति एक्ट के आने से 2 एक्ट जो पहले से थे, एक का नाम था न्यूक्लियर एलर्जी एक्ट और दूसरे का नाम था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। आसान भाषा में समझे तो 2000 पहले भाषा में एटॉमिक एनर्जी जो थी वो टेक्निकल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो जिम्मेदार संगठन मानती थी जिसे, तो उसका नाम न्यूक्लियर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये एक्ट वो था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी को दिशा देगा। और लेकिन अब इस बिल के माध्यम से इसे हटा दिया गया है, अर्थात यहाँ पर एनपीसीआईएल से जिम्मेदारी लेकर के आरबीआई को यहाँ पर एबीआई को दे दी गई है। एक पूरी तरीके से नई रेगुलेटरी बॉडी जो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब उसे ज़्यादा स्वच्छंद रूप से काम करने का दे दिया गया है कि तुम ही रेगुलेट करोगे रिएक्टर को। प्लस ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सिविल लाइबिलिटी ऑफ डैमेज एक्ट 2010, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर देश में यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर लीकेज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर वो रिएक्टर का फट जाना है, जिससे निकली हुई रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि वो रिएक्टर से निकली हुई रेडिएशन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही नुकसान पहुँचा सकती हैं। दुनिया भर में कुछ ये ऐसी आपने घटनाएं देखी होंगी, जैसे चेरनोबिल की हो गई। ये वो घटनाएं हैं जो लोग न्यूक्लियर हादसों में याद रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिएक्टर की सुरक्षा में एक प्रोविज़न डाला जाता है कि जिसने भी सामान सप्लाई किया है रिएक्टर का, वो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि अगर उसने ख़राब क्वालिटी का सामान दिया है तो उसके चलते रिएक्टर में हुए में नुकसान के लिए बिल वो भी भरेगा जिसने दिया है वो सामान। इस इंश्योरेंस की रकम वो भी चुकाएगा। बस 2010 में जब भारत ये प्रावधान लेके आया था, तब अमेरिका को इससे बड़ी आपत्ति थी। क्योंकि रिएक्टर के अंदर यूज होने वाले जो बड़े यहाँ पर जहाँ पर रिएक्टर का नाम या न्यूक्लियर फ्यूल का विखंडन होगा, वो जो एरिया है, जो चैम्बर्स है, वहाँ पर वो अमेरिकी कंपनियाँ बनाती हैं। अमेरिकी कंपनियाँ भारत को उस सामान को बेचना चाहती हैं, लेकिन वो कंपनी जो भारत को रिएक्टर के लिए बड़ा वो कंपाउंड क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, वो इस बिल के चलते भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रही है। उन्हें ये लगता था कि अगर भारत के साथ अगर हम गए, अगर गलती से कोई लीकेज की घटना हो गई, तो ये सारा का सारा इंश्योरेंस हमसे मांग लेंगे, जितने का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा का पैसा हमारे ऊपर आ जाएगा। इन लोगों का अमेरिका का तर्क ये था कि जो ऑपरेटर हैं वो जिम्मेदारी ले इस बात की कि वो इस बात की कि भाई मुझसे गलती हुई है तो इंश्योरेंस की रकम मैं चुकाऊँगा। अब ये इंश्योरेंस का क्या कलेश है? अगर भाई देखिए, नाभिकीय हादसा होगा, जैसे आपने भोपाल के अंदर गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, क्या बोलते हैं यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री का हादसा सुना है, तो उसके बाद जो नुकसान हुआ उसमें सरकारों को पैसा चुकाने के लिए उन लोगों को पकड़ना लगा, ढूंढना पड़ा। कई सारे विवाद उसके अंदर रहे। भोपाल गैस त्रासदी में बड़े ब्लेंडर फेलियर्स में से एक मानी जाती है सरकारी नाकामी के अंदर। ऐसे में आजकल इंश्योरेंस का सिस्टम चलने लगा है कि अगर इतना हादसा होता है तो इससे जो नुकसान होगा व्यक्तित्व वापस नहीं आएगा, लेकिन जो धन जन की हानि होगी उसकी पूर्ति के लिए उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो बड़े इंश्योरेंस कराए जाते हैं। इन इंश्योरेंस की राशि भी देनी होती है। पहले कुछ
कैपिटल भी जमा करके रखना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लाइबिलिटी नामक शब्द यूज़ किया गया है। अभी सरकार ने क्या किया है कि इस शांति बिल के माध्यम से ये जिम्मेदारी ये सप्लायर से लेकर के ऑपरेटर पर डाल दी है, जो अमेरिकी लोग पहले चाहते थे। और प्रीवियस गवर्नमेंट में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जो इसके अंदर सप्लायर्स की जिम्मेदारी थी, उसको क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी को सप्लायर पर ये डालकर चल रही थी, जिससे अमेरिका के साथ भारत का सिस्टम बैठ नहीं रहा था न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का। तो अमेरिकी खुश क्यों है, क्योंकि अब ये लाइबिलिटी उस व्यक्ति पर आ गई जो ऑपरेट करेगा। ऑपरेट कौन करेगा, तो वो कोई लोकल प्लेयर करेगा, क्योंकि हमने लोकल प्लेयर्स को एंट्री देने की बात की है। हम इस बिल के माध्यम से चाहते हैं कि देश में हम न्यूक्लियर रिएक्टर अब प्राइवेट कंपनियां चलाएं। उनमें से जो एनरिचमेंट जैसे जो मेजर काम है, जो कि बड़ी संवेदनशील है, यूरेनियम फ्यूल को एनरिच करने का, या फिर जो बच गया, जो बाद में कचरा है, नाभिकीय जो कचरा है, उसको डंप करने का, उनको ट्रांसपोर्टेशन को जो संवेदनशील हैं, तो उनको भारत सरकार करेगी, ताकि यहाँ पर सुरक्षा के साथ कोई होता ही ना हो। बाकी ऑन करना, ऑपरेट करना, बिजली प्रोड्यूस करना, ये सारे काम प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी प्राइवेट का प्लेयर्स पर डाल दी जा रही है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर लाने का जो सरकारी प्रयास, चूँकि यहाँ पर आने वाले समय में बिजली सरकार खुद खरीदेगी, जब इतनी बिजली पैदा होगी, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए साथियों, यह है कुल मिलाकर इसका ब्लूप्रिंट, जिसमें यहाँ पर 100 गीगावाट आप देख ही रहे, जिसमें यहाँ पर 100 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी को पैदा करने का प्रयास है। इसमें यहाँ पर प्राइवेट एंट्री को आसान बनाना है, गवर्नेंस को भी आसान करना है, ताकि गवर्नेंस जो है वो पूरी तरीके से ABRB नाम का जो भारत का संगठन है वो करेगा। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर RTI के माध्यम से आप जानकारी नहीं जुटा पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी को रोक दिया गया है इसमें। ये क्या कर गया, ये भौतिक रजिस्ट्रेटेड एरिया है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर आप देश के अंदर नाभिकीय पदार्थ से जुड़ी जानकारी RTI से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप ये RTI में डालकर नहीं पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर बम कहाँ रखा है, कितने आपके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं फॉर्मूला बता दो कैसे काम करता है, ये बता दो कि कौन कौन लोग काम करते हैं, ये बता दो कि यूरेनियम की कहाँ से लाओगे इसको। ये तमाम चीज़ों को अभी भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी के अंदर रखा गया है यहाँ पर इसको। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में जहाँ इस बार परमिशन पा गया है, तो पहले वो परमिशन नहीं पाया था। जब जो इस प्रकार से है, जो पुराने फ्रेमवर्क में और नए फ्रेमवर्क में अंतर कर दिया गया है, सप्लायर को यहाँ पर बचा दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी के अंदर आप पूरी तरीके से संगठन बनाया गया है। उस संगठन के अंदर यहाँ पर जो है एटॉमिक एनर्जी को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है, बोर्ड को। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ साथियों, यहाँ पर अगर यहाँ पर ये कोई निर्णय नहीं दे पाती है, तो उसके ऊपर एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पर देखिए साथियों, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को बहुत बड़ी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में क्या होता है, अगर ये कोई निर्णय नहीं दे पाती है, तो उसके ऊपर जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई, काउंसिल बनाई गई है। अगर वो भी डिसीजन नहीं कर पाती है, तो फिर अपेलेटर ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया है। फिर उसके ऊपर फिर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है सबसे ऊपर, कि क्या बोलते हैं सर्वे दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है। अगर फिर भी मामला सुलझता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जा सकते हो। RTI से इसको बाहर रख दिया गया है, ताकि संवेदनशील जानकारियों को बाहर ना लाया जा सके। ये काम करते हुए कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लाइबिलिटी थी, वो सारी बातें मैं आप सारी बता चुका हूँ। ये सारी स्लाइड मैंने उपलब्ध करा दी है, तो जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे क्या है साथियों, कि सरकार इस बिल को जब लेकर आई, तो इसके अंदर उन्होंने अपनी जानकारी बताई कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर केवल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। आने वाले समय में सरकार के अलावा या सरकारी अधिकार समाप्त हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सरकार के एक तर्क और भी था इसमें, और वो तर्क ये था कि देश के अंदर ऑलरेडी जो न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं, उनके पूरा होने में बड़ा समय लग रहा है। जैसे यहाँ पर काकरा पार्क जो है वो अभी भी 10 साल से चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है।
ऐसे ही कुडानकुलम जो है, जो एक्सपेंशन है वो होकर के नहीं दे रहा है। तो देश के अंदर ऑलरेडी जो सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उनमें कोई ना कोई या तो फाइनेंस की दिक्कत है, या फिर तकनीकी दिक्कत है, या फिर जिम्मेदारों की दिक्कत है। वो इस काम को प्राइवेट प्लेयर्स को देकर के एंट्री कराई जा रही है। बड़ा सवाल यहाँ सवाल बनता है, जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, तो क्या देश में या दुनिया के देशों में भी प्राइवेट प्लेयर भी ऐसा काम करते हैं? तो अभी आगे चलिए, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। तो ठीक है, तो देखिए सदन में क्या हुआ। सदन के अंदर सरकार ने ये जानकारी दी, बताया हम दो एक्ट को ख़त्म करके हम नया एक्ट लेकर के आ रहे हैं। बिल में क्या रखा, यहाँ पर खास हमने वो आपको जानकारी दे दी है। और दुर्घटना होने पर यहाँ पर रिएक्टर के आकार के अनुसार संचालकों को बीमा का दायित्व रखना होगा। ये राशि यहाँ पर साथियों, ये राशि 11 मिलियन से लेकर 330 बिलियन डॉलर के अमेरिकी डॉलर के यहाँ पर होगी। बड़ी राशि है बहुत, ठीक है। सरकार इसके माध्यम से जो क्या वो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ाना चाहती है। इस उद्देश्य से 2047 का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है। सरकार की तरफ से इसका इन्फॉर्मेशन आया, बता दिया गया है कि इसका हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं। तो फिर देखिए साथियों, यहाँ पर अब एक सवाल बनता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर अपोजिशन को क्या दिक्कत थी ये बिल आने से। तो मैं आपको आगे बताऊंगा वो। देखिए, तो अपोजिशन की दिक्कत थी पहले, आप लोग इस लाइबिलिटी के नाम पर विदेशियों को ही जिम्मेदार ठहराओ या जिम्मेदारी के लिए बवाल काटते थे जब हम थे। तो अब आप पलटी मार गए हैं। तो अपोजिशन का पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि आप यहाँ पर इस प्रकार का काम कर करके को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अब आप यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं कि आइए उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों को आप इस काम को दे देंगे कि लीजिए आप ही रिएक्टर भी ओपन करिए। तो देश के अंदर कुछ ही घरानों के पास में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी बात पर टीएमसी की तरफ से जो सांसद हैं यहाँ पर उनके द्वारा भी ये जानकारी रखी गई कि सार्गिका घोष के द्वारा उन्होंने अपोजिशन की तरफ से बात यहाँ पर कही, या बात रखते हुए अपना पक्ष रखा कि शांति बिल से यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को न्यूक्लियर एनर्जी में लाने का प्रयास हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के नाम पर केवल 1-2 लोग ही ऊपर निकल करके आएंगे जो देश के सबसे अमीर हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? वास्तविकता में सरकार प्राइवेट के नाम पर एक शब्द जो प्राइवेट नाम यूज करके बढ़ रही है, तो उसमें देश के कुछ चुनिंदा जो घराने हैं उन्हें मौका दे करके वाकई में कि देश में लेवल फ्रंट फेस को ख़त्म करती जा रही है। ये जो सरकारी प्रयास है जो कि इस समय इस सहूलियत के खिलाफ, इस सहूलियत से किए जा रहे हैं कि इन लोगों के पास धन है तो ये इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये तात्कालिक सोच के रूप में सही हो सकता है, लेकिन इसको अगर दूरदर्शी रूप में देखें तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ये सरकारों को समझना होगा कि एक दिन यहाँ पर इन्हीं के द्वारा पैदा किए गए ये जो बड़े बड़े घराने हैं, ये एक दिन सरकार को अपने सीधे कंट्रोल में रखेंगे। सरकारों के हाथ में कुछ नहीं होगा। ताज़ा उदाहरण इंडिगो के रूप में देखा, जब एविएशन सेक्टर का, जिसमें सरकार उड़ान जैसी योजना ला करके आम आदमी को हवाई जहाज से उड़ाने के लिए तमाम चीज़ों में यहाँ पर सुधार करती चली गई, तमाम फीस कटौती करती चली गई, और उसका लाभ यहाँ पर एक कंपनी ने लिया, और वो 60% तक के बाजार पर कब्जा करके बैठ गई है, जिसका नाम है इंडिगो। तो आने वाले समय में सरकार के द्वारा यहाँ पर इस तरह से किन्हीं लोगों को बाजार में मौका दिया जाए या फिर उन्हीं के हिसाब से नियमों को बनाए जाए, तो आने वाले समय में ये चुनिंदा लोग ही सरकार को अपने इशारे पर नचाएंगे। ये जल्दबाजी में किए गए फैसले हो सकते हैं कि अभी इनके पास पैसा है तो इनको काम करने दो। हमने पहले भी कई बार कहा है आपसे कि प्राइवेट प्लेयर का मतलब चुनिंदा लोग नहीं होते हैं। इसमें प्राइवेट प्लेयर का मतलब होता है कि आप उसमें कैटेगरी बना सकते हैं कि इस लेवल तक केवल इतने ही पैसे वाला एंट्री करेगा, इससे ज़्यादा वाले को एंट्री नहीं करने देंगे। जिसकी नेटवर्क इतनी है तो उससे ज़्यादा वाले लोग इससे कम प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं करेंगे, या फिर इससे ऊपर वाले कैपिटल में इस तरीके के लोगों की एंट्री होगी। जब इतने यहाँ पर रिएक्टर्स को या लगभग 40 नए रिएक्टर की प्लानिंग करते हैं, तो उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें बांटें। उनके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर ही लाना चाहते हैं, तो राज्यवार कि इस राज्य से कुछ लोग चुनिंदा होकर प्राइवेट प्लेयर्स निकलेंगे, वो बिडिंग करेंगे यहाँ पर, और वो यहाँ पर आएंगे और उन पर पूरा चेकअप होगा, फिर जाकर के वो अप्लाई करेंगे। देश में सभी तरीके के यहाँ पर या सभी तरफ से प्राइवेट प्लेयर्स को बराबर मौका मिलने लगेगा। तो
तो देश का पूरी तरीके से सही से विकास होगा। अगर 22 पूरे देश कुछ चुनिंदा के लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी यहाँ पर देश, या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने देश पर राज किया था, वैसे ही देखने को हमें अब आने वाले समय में ये देश की प्राइवेट कंपनियां देश पर राज करेंगी। ये सरकार अगर जानबूझ के भी गलतियां कर रही है तो ये अपने आप में लोकतंत्र के साथ बड़ा गधा मजाक होगा साथियों। यहाँ पर ये साथियों ये समझने की आवश्यकता है हमें कि प्राइवेट होना गलत नहीं है यहाँ पर, लेकिन चुनिंदा लोगों के हाथ में होना गलत है। प्राइवेट के नाम पर तरीके बनाए जा सकते हैं। जहाँ तक बात है, आप और हम बैठ करके भी निकाल सकते हैं, बहुत साधारण सी बात है। हर राज्य के अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जो कि उद्योग धंधे ठीक चलते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर कार्य में महारत रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो बड़े सेठ हैं ये खुद जा करके न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे, ये भी टैलेंट हायर करेंगे यहाँ पर। और ऐसे में सरकार और लोगों को इंट्रोड्यूस अगर करती है तो फील्ड को लेवल बिलिंग कर पाएगी। ये बड़ा विचार है जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। एक तरफा तो चाइना की बराबरी से बात करते हैं, चाइना से बराबरी करने की बात करते हैं कि चाइना की बराबरी करेंगे, और वहीं पर देखिए साथियों दूसरी तरफा हम इन कैपिटल लोगों की जाल में फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार को ये समझना होगा, अभी जो अपोजिशन उन बिंदुओं को उठा रही है वो क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी विरोधी शब्द यूज नहीं कर रही है यहाँ पर विपक्ष, वो कुछ लोगों के हाथ में कठपुतली बनने के लिए जो है इनकार कर रही है। बाकी अभी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मुसीबत बहुत होगी। खैर फिलहाल चर्चा करते हैं कि किन और देशों में ऐसा हो रहा है। तो यूएस के अंदर ये काम 1954 से होता आ रहा है। फ्रांस के अंदर ये काम 1970 से होता आ रहा है। और यहीं पर देखिए साथियों यूके में 1990 से होता आ रहा है। और जापान में आप देखेंगे तो जापान में 1900 यहाँ पर 60 से और 70 में होता चला आ रहा है। तो प्राइवेट प्लेयर्स इस तरीके से जो है अन्य देशों में भी सक्रिय हैं। अब यहीं पर देखिए साथियों, तो फिलहाल के लिए लक्ष्य जब आपने 100 गीगावाट एनर्जी का रखा है तो सरकार उसके पीछे पड़ी है, तो लक्ष्य अच्छा है। लेकिन जहां हमने पॉइंट्स बताए हैं तो उन पर भी आवश्यकता थी कि उन्हें भी एड्रेस किया जाता हो, या फिर आने वाले समय पर उनके लिए भी प्लान किया जाए कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति एंटर कर रहा है तो कुछ फिक्स घरानों को ही ये सारा दायित्व मिले। इससे बचते हुए कैसे उन्हें लेवल प्लेइंग लाया जा सकता है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर साथियों क्या बोलते हैं उसको, जैसे ही ये बात निकल कर आई तो तत्काल प्रभाव से अडानी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ज़मीन खोजते हुए देखे गए हैं। तो ऐसा समझ में आने लगा है कि इन लोगों ने ऑलरेडी सरकार से इस बिल को पास होने की सूचना ले रखी थी कि ये बिल आएगा। ये लोग पहले से ही काम पर लगे हुए थे। ये जो सामने दिख रही चीज़ें हैं ये इतना ज़्यादा सामने हो जाएंगी, ये जो है क्रोनिक कैपिटल का एक्सिज्म यहाँ पर दिखेगी। ये एक्सट्रीम उदाहरण है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों तो साथियों से साझा करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए साथियों यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, हमारे जो है कोर्सेज भी उपलब्ध हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमें जो है नंबर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वहाँ से हमारे कोर्सेज ले सकते हैं साथियों। अगर देखिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और साथियों को इस वीडियो को अपने साथियों से अवश्य साझा करें। धन्यवाद साथियों। जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।